नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज टेस्ट नंबर कौन सा है? तीसरा नंबर टेस्ट है। इससे पहले 2 टेस्ट हो चुका है, तो आप उस टेस्ट को जरूर देखें। आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो है ना, ये टेस्ट रामबाण साबित होगा, जरूर देखें। तो आइए आज पहले नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। आज का टेस्ट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। आज के टेस्ट से जो है ना 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन जो है ना हर एक एग्जाम में आएगा। डिस्कशन करने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो 1 से 2 क्वेश्चन आज के टेस्ट से रहेगा, ठीक है। हर एक एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस का हो, पीसीएस का पीटी कह सकते हैं, उसके बाद बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, रेलवे, एसएससी, जीडी सभी में एग्जाम के लिए कारगर साबित है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में पहले जानना है। तो आइए देखिए, पहले हड़प्पा सभ्यता की बात करती है। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है ना, आपको एक नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? एक देखिए वैदिक सभ्यता होता है और एक हड़प्पा सभ्यता होता है। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है, वहीं वैदिक सभ्यता जो ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है, वैदिक सभ्यता। और देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है ना, इसका उत्खनन करता है, माना जाता है दयाराम साहनी जी को। किसको माना जाता है? दयाराम साहनी जी को माना जाता है। इन्होंने इसका उत्खनन जो है ना आपको 1921 ईस्वी में किया था। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझे, याद रखेंगे। दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और एक बात जानिए, ये हड़प्पा जो है ना, आपको हड़प्पा ये आपको पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और ये रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। देखिए इसके बारे में 2-3 बात याद रखना है। हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। 2 सभ्यता पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है, वहीं आपको वैदिक सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। तो देखिए हड़प्पा नगरीय सभ्यता है। और उसके बाद देखिए यह पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया। इन सब बात को याद रखना है। उसके बाद अब आइए देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है, देखते हैं इसको। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया? अश्वमेघ की जानकारी। देखिए अश्वमेघ की जानकारी, अश्वमेघ जो है ना आपको सबसे पहले आपको याद रखना, अश्वमेघ जो है एक प्रकार का यज्ञ है। क्या है? एक प्रकार का यज्ञ है। जिस तरह आप वाजपेयी यज्ञ के बारे में सुने होंगे और उसके बाद अग्निष्टोम यज्ञ के बारे में सुने होंगे, उसी तरह आपको जो अश्वमेघ जो एक प्रकार का यज्ञ है। क्या है? एक प्रकार का यज्ञ है। देखिए अश्वमेघ में होता क्या था, इस बात को थोड़ा जानिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अश्वमेघ के द्वारा जो राजा राजा अपना साम्राज्य विस्तार को लेकर, राजा अपना साम्राज्य के विस्तार को लेकर घोड़े को छोड़ते थे। घोड़े को जो है ना दौड़ने के लिए छोड़ते थे। किसके लिए? दौड़ने के लिए छोड़ते थे। और घोड़ा द्वारा जहां तक दौड़ा जाता था, जहां तक, जैसे राजा यहाँ से छोड़े, उसके बाद घोड़ा दौड़ना प्रारंभ हुआ। घोड़ा थक के जहां पे लास्ट में जाके रुक जाएंगे, वहां तक का क्षेत्र जो है ना आपको जो है ना राजा का कहलाएगा। किसका कहलाएगा? राजा का। यानी कि देखिए, यानी कि जहां तक वो छोड़ा जाएगा, घोड़ा दौड़ेंगे, जहां तक दौड़ के वह थक के रुक गए, उसके बाद वहां तक का क्षेत्र जो है ना आपको राजा का कहलाएगा। यही जो है ना इस पर एक यज्ञ है जिसको कि अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। कौन सा यज्ञ? अश्वमेघ यज्ञ। अश्व मतलब घोड़ा होता है। क्या होता है? अश्व मतलब घोड़ा होता है, यज्ञ मतलब यज्ञ होता है। मतलब घोड़ा के द्वारा जो है ना दौड़ के जितना आपको थक जाके रुक जाएंगे, उसके बाद वहां तक का क्षेत्र जो है ना राजा का कहलाएगा। उसी को कहते हैं अश्वमेघ। तो देखिए जिस तरह आप रामायण को देखे होंगे, रामायण में होता क्या था भगवान राम के द्वारा जो है ना घोड़ा को छोड़ा गया था। साम्राज्य विस्तार को लेकर भगवान राम के द्वारा घोड़ा को छोड़ा गया था। और बस जब घोड़ा को साम्राज्य विस्तार के लिए जब छोड़ा गया था, तो उस घोड़ा को जो उनका जो बेटा था लव और कुश, उसके द्वारा जो है ना पकड़ लिया गया था। तो वही है एक प्रकार का अश्वयज्ञ। याद रखेंगे इस बात को। उसके बाद देखिए अश्वमेघ की जानकारी थी? बिल्कुल नहीं। अश्वमेघ की जानकारी जो है ना आपको हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी, बल्कि वैदिक सभ्यता में थी। किस सभ्यता में थी? वैदिक सभ्यता में। तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए, गाय उनके लिए पवित्र थी।
देखिए गाय के लिए जो है ना, गाय वैदिक सभ्यता के लिए पवित्र थी। किस सभ्यता के लिए? वैदिक सभ्यता के लिए गाय पवित्र थी। और जानते हैं गाय के लिए अघन्या शब्द शब्द का प्रयोग किया गया। गाय को वैदिक सभ्यता में जो है ना अघन्या कहा जाता था। देखिए अघन्या कहा जाने के पीछे एक रीजन है। तो पहले वैदिक सभ्यता में होता क्या था, अगर आप किसी इंसान की हत्या कर देते हैं, किसी इंसान की हत्या कर देते हैं, तो आप राजा को जो 100 गाय देकर माफीनामा मांग सकते हैं और वो राजा आपको माफ कर देंगे। अगर आप हत्या के बदले, किसी व्यक्ति की हत्या के बदले 100 गाय को दान देते हैं, तो वो आपकी क्या करेंगे? सजा को माफ कर देंगे। लेकिन अगर आप किसी एक गाय को भी मार देते हैं, तो उसके लिए कोई भी माफी शब्द का कोई प्रयोग ही नहीं था, माफी होता ही नहीं था। इसका मतलब अगर आप गाय को मार दिए तो आपको जो है ना, आपका दंड लिखा हुआ है, मृत्यु दंड लिखा हुआ है। गाय का इतना महत्व होता था वैदिक सभ्यता में। तो इसीलिए अघन्या मतलब क्या होता है? नहीं मारे जाने योग्य। मतलब नहीं मारे जाने वाले योग्य को क्या कहते हैं? अघन्या कहते हैं। इसीलिए गाय को जो है अघन्या, गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि नहीं मारे जाने वाले पशु, नहीं मारे जाने वाले पशु, ठीक है। तो देखिए गाय के लिए पवित्र थी, नहीं गाय के लिए पवित्र जो है ना आपको वैदिक सभ्यता थी, ना कि हड़प्पा सभ्यता। तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में दिया है पशु का सम्मान करना आरंभ हुआ। बिल्कुल पशुपति का सम्मान करना आरंभ हुआ। पशुपति मतलब देवता का सम्मान करना आरंभ हुआ। किस काल से? हड़प्पा सभ्यता के काल से। किस काल से? हड़प्पा सभ्यता के काल से। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा। ऑप्शन डी देखिए उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थित लिखा हुआ है, स्थिर कर लीजिए वहां पे। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, बिल्कुल ये बात गलत है। उनकी संस्कृति जो है स्थिर थी, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना है, देखिए इस क्वेश्चन से जितना हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन पूछा गया और आने वाले एग्जाम में जो है 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर याद रखें। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता क्या है? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षिणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षिणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? पहले इस बात को थोड़ा सा आप आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए गौतम बुद्ध प्रिय शिष्य थे आनंद। कौन थे? आनंद थे गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य। इसी के कहने पर जो है ना गौतम बुद्ध ने जो है ना आपको बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल करना प्रारंभ किया। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध संघ में गौतम बुद्ध के द्वारा महिलाओं को शामिल किया जाना प्रारंभ किया। किसके कहने पर? उसके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर, ठीक है। आनंद के कहने पर किए। उसके बाद देखिए महिलाओं को शामिल करने के उद्देश्य से ही गौतम बुद्ध ने, महिलाओं को शामिल करने के उद्देश्य से ही जब इनके शिष्य आनंद ने इसको रिक्वेस्ट किया, इससे आपको कहा गया कि आप महिलाओं को भी जो है ना बौद्ध धर्म में शामिल होने का जो है ना अवसर दें। तो इसके बाद क्या, इसी के महिलाओं को शामिल करने के उद्देश्य से ही आपको वैशाली में, कहाँ पे? वैशाली में जो है ना भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। कहाँ पे? वैशाली में। देखिए यहाँ यही क्वेश्चन है, आपको मूल क्वेश्चन यही, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? क्या बोल रहा है? वैशाली में किया गया था। और जानते हैं बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला इनकी माता थी। इनकी माता यानी सतेली माँ कह सकते हैं, आपको सतेली माँ कह सकते हैं, धाया माँ कह सकते हैं। उसके बाद इसका लालन पालन पोषण करने वाली माँ कह सकते हैं, जिसका नाम था गौतमी। क्या नाम था? गौतमी ही प्रथम महिला थी जो कि बौद्ध संघ में शामिल हुई थी, ठीक है। इसकी माता थी। उसके बाद देखिए शामिल महिला को शामिल करने के बाद गौतम बुद्ध ने स्पष्ट तौर पर कहा कि को आने वाले 500 वर्ष में, आने वाले 500 वर्षों में जो है ना आपको बौद्ध धर्म का जो है ना विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। यह बात इसने क्यों कहा? इन्होंने यह बात क्यों कहा? क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया था कि अगर महिला को शामिल होंगे, ठीक है, महिला अगर जहाँ बौद्ध धर्म में शामिल होती है, तो बौद्ध धर्म का जो धर्म स्थल है, बौद्ध धर्म का जो धर्म स्थल है, वो कुर्तियों का केंद्र बन जाएगा। किसका केंद्र बन जाएगा? कुर्तियों का केंद्र बन जाएगा। और धीरे धीरे इस धर्म का विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे इस धर्म का विनाश हो जाएगा। और ऐसा आज हुआ भी। आज आप बता दीजिए कितने लोग जो है ना बौद्ध धर्म को आज मानते हैं? बौद्ध धर्म का विनाश हो चुका था। यह आपको जो है ना अनुमान गौतम बुद्ध के द्वारा पहले लगा लिया गया था, जब महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल कर लिया गया था। देखिए
जिस भारत में गौतम बुद्ध का स्थापना हुआ, जिस भारत में गौतम बुद्ध की शुरुआत की गई है, उसी भारत में गौ को बौद्ध धर्म को मानने वाले सिर्फ 1 से 2% लोग हैं। कितना परसेंट है? सिर्फ 1 से 2% लोग जो है ना भारत में बौद्ध धर्म को मानते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं मानते हैं। तो देखिए आपको गौतम बुद्ध ने जो भी अनुमान लगाया था वो क्या हुआ? सही हुआ। उसके बाद देखिए भारत के अलावा जापान हो गया, चीन हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पर भी जो है ना कुछ मात्रा में जो है ना बौद्ध धर्म को मानते हैं, बहुत कम मात्रा में, समझे ना? तो याद रखना इस बात को। क्वेश्चन तो मूल क्वेश्चन जो था उसका आंसर मिल गया, ठीक है? लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी बातों का हमने डिस्कस किया, आप उसको ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है, ठीक है? अब आइए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, पहला का दूसरा का क्या आंसर हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मौर्य काल में विष्टि से तात्पर्य। देखिए मौर्य काल में विष्टि से क्या तात्पर्य? देखिए विष्टि जो है ना बेगारी प्रथा होता था एक प्रकार का। कैसी प्रथा? बेगारी प्रथा हुआ करता था। देखिए बेगारी प्रथा था क्या, इस बात को समझिए। आज के दौर में भी बेगारी प्रथा जो है ना आपको देखने को मिलेंगे, आप समझ जाएंगे अगर हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए बेगारी प्रथा जिसमें सामने वालों से जो है ना काम करवा लिया जाता था, लेकिन उसको उचित जो है ना आपको मजदूरी नहीं दिया जाता था, इसी को कहा जाता है बेगारी प्रथा। यानी सामने वाले से तो काम करवा लेना है, लेकिन उसका उचित जो मजदूरी बनता है वो उसको नहीं देना, वही क्या कहलाएगा? बेगारी प्रथा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेगारी प्रथा। तो कहा जाता है कि मौर्य काल में विष्टि से तात्पर्य क्या है? क्या बोलना है? बेगारी प्रथा से। ऑप्शन बी देखिए बेगारी दिया है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अब देखिए ऑप्शन सी में दिया है प्रांत। देखिए मौर्य काल में जो है ना प्रांत को चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था प्रांत को। ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन डी में देखिए जिला दिया है। मौर्य काल में जो है ना जिला को मंडल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडल कहा जाता था। इस बात को याद रखना है। इसका आंसर बी हो गया। देखिए और एक दो बात को क्वेश्चन नंबर जो है उसमें जो है ना आप जान लीजिए। ऑप्शन बी में दिया हुआ था सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था, जिसको कि कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है प्रथम उपदेश को। वहीं वो जब घर को त्यागे थे तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है? अगर और उसके बाद उनकी जो मृत्यु हुई थी उनको कहा जाता था महापरिनिर्वाण। तो इन तीनों बात को याद रखना, तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। इसको क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता था। गृह की त्याग की थी उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। वही गौतम बुद्ध ने जो अपनी उनकी जो मृत्यु हो गई थी उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था महापरिनिर्वाण। क्या? महापरिनिर्वाण। देखिए गौतम बुद्ध को जो है ना आपको इनका जन्म जो है ना 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके बाद जानते हैं इसका जन्म आपको कहाँ पे हुआ था? इसका जन्म हुआ था आपको कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। बिल्कुल इसका जन्म लुम्बिनी में। और देखिए इसका जो जन्म हुआ था इसके बारे में कौन सा अभिलेख जो है जानकारी देता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ये बात तो सही है, लेकिन इनका जन्म होता है इसके बारे में जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो रुम्मनदेई अभिलेख देता है। कौन सा? रुम्मनदेई अभिलेख। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में दिया है गया। गया में क्या हुआ था? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। और ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी इसे जो है ना आपको संबोधि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संबोधि कहा जाता था। ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा जाता था। जिस तरह सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता, उसी तरह से जो है ना आपको गया में जो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी उनको संबोधि कहा जाता था, ठीक है? तो याद रखेंगे लेंगे इस सब भी बात को। उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर हो गया था, 4 नंबर में बढ़ते हैं। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? देखिए इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे मेजर डिफरेंट है जहां आप कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए अगर जहां आपसे पूछा जाएगा कि मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान देने का प्रथा सर्वप्रथम किस वंश ने प्रारंभ किया था? सर्वप्रथम दान देना प्रारंभ किस वंश ने यह प्रथा शुरू किया था? तो आपको याद रखना है सातवाहन शासक। कौन सा?
सातवाहन वंश के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। लेकिन सबसे अधिक ब्राह्मण और आपको मंदिर को अधिक ग्राम दान अनुदान में दिया जाने वाला कौन सा वंश था? तो आपको गुप्त वंश याद रखना है। कौन सा वंश? गुप्त वंश। सबसे ज्यादा बोलेगा दान कौन सा वंश दिया करते थे? गुप्त वंश। और सबसे पहले प्रारंभ किसने किया? तो सातवाहन वंश। इन दोनों बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक किन्होंने दान दिया था? किस वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो क्या बोलना है आपको? गुप्त वंश बोलना है। बिल्कुल। अगर जहाँ पूछा जाता सबसे पहले किस वंश ने दिया था, क्या बोलेंगे? सातवाहन वंश। उसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक संगठन था या फिर निगम? निगम को संगठन कहा जाता है। तो कौन सा एक संगठन था? तो देखिए ऑप्शन डी में दिया है मणिग्राम। मणिग्राम जो एक संगठन था। क्या था? मणिग्राम एक संगठन था। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया है, और चतुर्वेदी मंगलम। देखिए चतुर्वेदी मंगलम, और उसके बाद ऑप्शन सी में दिया अष्टदिग्गज। इन दोनों बातों को समझिए, यहां से क्वेश्चन पूछा गया और इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इस चीज को हम डिस्कस करा रहे हैं थोड़ा अच्छे से। तो देखिए सबसे पहली बात आप आ जाइए अष्टदिग्गज। कौन सा? यहाँ पे दिया हुआ अष्टदिग्गज। देखिए एक होता है अष्टप्रधान, एक होता है अष्टदिग्गज। दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए अष्टदिग्गज जो हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक हुआ करते थे कृष्णदेव राय। कौन? कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय जानते हैं तेलुगु भाषा के सबसे ज्यादा जानकार थे। क्या थे? सबसे ज्यादा जानकार थे। तो इन्होंने जो है ना 8 तेलुगु कवि को जो है ना अपने दरबार में शरण दिया था। कितना कवि को? 8 तेलुगु कवि को अपने शरण दिया था अपने दरबार में, जिसके कारण इसे ही अष्टदिग्गज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टदिग्गज। यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? क्या बोलना है? विजयनगर के जो महान शासक है कृष्णदेव राय, इसी के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते हैं। तो ये भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा गया, अष्टदिग्गज क्या हुआ करते थे? तो 8 महान तेलुगु भाषा के कवि हुआ करते थे। तेलुगु भाषा के 8 महान कवि हुआ करते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे किसके दरबार में रहते थे और कौन थे? तो 8 जो है ना कवि थे तेलुगु भाषा के, ठीक है। इस बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए आप अभी जस्ट हमने बताया अष्टप्रधान के बारे में। किसके बारे में? अष्टप्रधान के बारे में। देखिए मराठा साम्राज्य के अंतर्गत एक आप जानते होंगे सबसे महान शासक शिवाजी के बारे में। किसके बारे में? शिवाजी ने ही जानते हैं स्वस्थ शासन की स्थापना को लेकर अपने शासन को बेहतर बनाने के लिए जो है उन्होंने जो है ना 8 जो है ना मंत्री परिषद का गठन किया था। कितना? 8 मंत्री परिषद का गठन किया था, जिसको जो है ना कहा जाता है अष्टप्रधान। क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? क्या बोलना है? शिवाजी के दरबार में। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो आपको कृष्णदेव राय के दरबार में। दोनों को मैं कंफ्यूज नहीं करना, इसीलिए हमने दोनों का डिस्कस किया। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए में चतुर्वेदी मंगलम है। चतुर्वेदी मंगलम को थोड़ा जानिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। देखिए चतुर्वेदी मंगलम जो है ना वैसे ब्राह्मण जो चारों वेदों का जानकार हुआ करता था। कितने वेदों का? चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद है। इन चारों वेदों के जिनको जो इनके जानकार हुआ करते थे, और उसको जो अनुदान में दिया जाता था, उसको जो अनुदान में ग्राम दिया जाता था, उसी को जो है ना चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। क्या हमने बताया? वैसे ब्राह्मण चारों वेदों का जानकार हुआ करता था, और उसको जो अनुदान में ग्राम दिया जाता था, उसी को क्या कहा जाता है? चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता है। दोनों बात हो गया क्लियर? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर तो हमने पहले बता दिया, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मणिग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 6 नंबर। देखिए हमने इससे 3 बात को डिस्कस किया, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, चतुर्मंगलम। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख लेंगे। उसके बाद आइए 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। सल्तनत काल में इनाम भूमि किसे दिया जाता था? देखिए सल्तनत काल में इनाम भूमि जो है ना आपको विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। किसको? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। और जानते हैं इसको जो ये इनाम भूमि दिया जाता था, ये टैक्स फ्री होता था, इस पर कोई कर नहीं लगता था, ठीक है। तो इनाम भूमि किसे दिया जाता था?
धार्मिक व्यक्ति और विद्वान को दिया जाता था। यह टैक्स विहीन होता था, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए आपको 7 नंबर में क्वेश्चन में है गुजरात के, देखिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका देखिएगा अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप लोग इसके बारे में लिख लेंगे। देखिए गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण कराया था? निम्न में से किसका निर्माण कराया था? देखिए आपको सबसे पहले बात याद रखना अकबर, ठीक है। अकबर का शासनकाल हमने बताया था कि 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। कब कब? 1556 से 1605 ईस्वी तक। इसी बीच में जानते हैं गुजरात का अभियान अकबर ने जो है ना 1572-73 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1572-73 ईस्वी में किया था। और जानते हैं उस टाइम जो गुजरात के जो शासक हुआ करते थे मुजफ्फर खां तृतीय हुआ करते थे। कौन थे? मुजफ्फर खां तृतीय। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे। गुजरात का अभियान ठीक है अकबर ने किया, लेकिन किसके साथ किया? उस टाइम गुजरात के शासक कौन थे? तो क्या बोल रहा है? मुजफ्फर खां तृतीय। मुजफ्फर खां तृतीय को जानते हैं 1572-73 ईस्वी में अकबर ने पराजित कर दिया। उसके बाद जानते पराजित करने के बाद अकबर क्या हुआ? आगे बढ़े। अकबर जब आगे बढ़े किसी अन्य किला को जीतने के लिए, तो हुआ क्या, जब वो 2-3 महीना के जस्ट बाद 2 महीना के बाद पुनः क्या किया, जो विजयनगर के जो शासक के जो सेना सब हुआ करते थे, उन्होंने फिर से आक्रमण कर दिया आपको अकबर के सेनाओं पर। फिर से आक्रमण कर दिया गया। तो अकबर को यह बात पता चला, तो अकबर जो है ना पुनः लौट के आए गुजरात में। कहाँ आए? गुजरात में आया। जानते हैं इसमें गुजरात में आया और दोबारा इन्होंने जो है अब इनको जो है ना आपको पराजित किए, ठीक है। गुजरात के शासक को दोबारा पराजित किए, और इस बार जानते हैं पराजित करने के बाद 1602 ईस्वी में, कब? 1602 ईस्वी में जो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। कितना ईस्वी में? 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। यहाँ से एक बात और देखिए, आपको अकबर के बारे में, अकबर ने जो अपने सपनों का शहर बसाया था, जिसको फतेहपुर सिकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फतेहपुर सिकरी। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अकबर के सपनों का शहर कौन सा है? तो फतेहपुर सिकरी है। और फतेहपुर सिकरी के अंदर ही फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया था आपको 1572-73 में, ठीक है। और उसके बाद इसी के अंदर फतेहपुर सिकरी के अंदर, जो कि आपको आगरा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ते हैं, इसी के अंदर फतेहपुर सिकरी के अंदर ही बुलंद दरवाजा का निर्माण 1602 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का। किसके अंदर कराया था? फतेहपुर सिकरी के अंदर कराया था, ठीक है। इस जितना बात यहाँ से बताएं याद रख रहे हैं। अकबर के सपनों का शहर कौन था? इसका निर्माण कब हुआ? फतेहपुर सिकरी था, 1572-73 में निर्माण हुआ। और फतेहपुर सिकरी है कहाँ? तो आगरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। याद रखना है। उसके बाद और जानते हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा गया, अकबर का जो है ना गुजरात अभियान सबसे तेज गति से किया जाना वाला अभियान था। विश्व में सबसे तेज गति से किया जाना वाला अभियान जो है ना आपको अकबर का गुजरात अभियान था। कौन था? अकबर का गुजरात अभियान। हमने अभी जस्ट बताया कि जैसे ही अकबर 1572-73 में गुजरात पर विजय प्राप्त करके वो आगे अन्य किला को जीतने के लिए आगे बढ़े, तो 1 महीना 1.5 महीना के अंदर ही जो है ना पुनः जो है ना गुजरात के शासक के जो सेना थे, उन्होंने जो है ना अकबर के सेनाओं पर जो है हमला कर दिया, जिससे अकबर को पता चला। तो अकबर तुरंत वहां से लौट कर आया, दूसरी बार जो है ना गुजरात को पराजित किए और वहां उस किला को जीते। और वहां पर उसी के उपलक्ष्य में उसके बाद उन्होंने वहां कुछ दिन बिताया भी, 1 साल 1.5 साल 2 साल उन्होंने वहां पे बिताया। उसके बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया, मतलब उस को मजबूत बना दिए अच्छे से, ठीक है। तो याद रखना है कि सबसे तेज गति से किया जाने वाला अभियान कौन सा है? अकबर का गुजरात अभियान है। बस ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे आप लोग। उसके 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का गठन किया गया था? चेका नामक जानते हैं पुलिस संगठन का गठन जो है ना लेनिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मुसोलिनी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए मुसोलिनी को जो है ना अन्य जो है ना डेयूस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डेयूस के नाम से मुसोलिनी को जाना जाता है। ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। ऑप्शन ए में दिया, देखिए दिया फ्यूहर के नाम से जो है ना
हिटलर को जाना जाता है। किसको? हिटलर को जाना जाता है। ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फ्यूहर के नाम से किस शासक को, किसको जाना जाता है? क्या बोलना है? हिटलर को जाना जाता है। ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए याद रख रहे हैं। मुसोलिनी के नाम से ड्यूस को जाना जाता है। ठीक है, इस सब बात को याद रखना। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में दिया है अतातुर्क। जानते हैं अतातुर्क का शाब्दिक अर्थ होता है तुर्की का पिता। क्या होता है? तुर्की का पिता ही इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और एक बात जानते हैं, तुर्की का पिता जो है ना आपको मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को। जिस तरह भारत का राष्ट्रीय पिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। उसी तरह आपको तुर्की का पिता आपको किसको कहा जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है। इसी का आपको जो है ना अन्य नाम क्या है? अतातुर्क नाम है, यानी तुर्की का पिता कह सकते हैं। ठीक है, आ गया। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर सही होगा। याद रखेंगे, सभी जो हमने अन्य नाम बताया उसको याद रखेंगे, पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए गोडेहू की संधि निम्न में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? गोडेहू की संधि के तहत कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? देखिए यहां से 4-5 बात को बताएंगे इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए गोडेहू की संधि को ही कहा जाता है पांडिचेरी का संधि। कौन सा संधि? पांडिचेरी का संधि। आप लोग जानते होंगे कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ है। कितना हुआ है? कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ है। और एक बात जानते हैं, कर्नाटक का ये 3 युद्ध जो है भारत में हुआ है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ है। किनके बीच हुआ है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच ये तीनों कर्नाटक युद्ध हुआ है। उसमें से पहला कर्नाटक युद्ध अगर जहां आपको पूछा जाएगा कब हुआ था, तो ये हुआ था 1946 से 48। कब हुआ था? 1946 से 48। और जानते हैं 1948 में प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना 1946 से 48। और 1948 में एला सापल की संधि। कौन सी? एला सापल की संधि। एला सापल की संधि, सापल की संधि के तहत जानते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। यहाँ पे हम तीनों युद्ध की समाप्ति की बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन एक तो पूछ लिया गया और 2 अन्य का भी बताएंगे आपको। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पहले आपको याद रखना है, तीनों कर्नाटक युद्ध जो है ना आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ और भारत में हुआ। उसमें पहला कर्नाटक युद्ध 1946 से 48 के बीच हुआ है। और 1948 में जो है ना एला सापल की संधि के तहत जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपको याद रखना है, आपको याद रखना है 1700 यहाँ पे, सॉरी 1900 नहीं होगा, 1700 होगा। 1746 से 48, 1746 से 48। देखिए द्वितीय जो हुआ 1749 से 54। कब हुआ था? 1749 से 54 के बीच हुआ था। 1749 के 54 के बीच हुआ था, ये हुआ द्वितीय कर्नाटक। 1749 से 54 के बीच हुआ था। और एक बात जानते हैं 1754 ईस्वी में, कब? 1754 ईस्वी में द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति ही जो है आपको यहाँ पे देखिए दिया, गोडेहू की संधि या फिर पांडिचेरी की संधि कह सकते हैं। पांडिचेरी की यानी गोडेहू की संधि के तहत क्या हुआ? इसकी समाप्ति हुई है, इसकी समाप्ति हुई है। तो ये मूल क्वेश्चन था आपका कि गोडेहू की संधि निम्न में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? गोडेहू की संधि के तहत निम्न में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? आपको क्या बोलना है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ कब था? 1749 से 54 के बीच हुआ था। देखिए पहला और दूसरा क्लियर हो गया। अब तीसरा कर्नाटक युद्ध आइए, तृतीय कर्नाटक युद्ध। कौन सा? तृतीय कर्नाटक युद्ध जानते हैं 1756 से 63 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1756 से 63 के बीच हुआ था। और एक बात जानी 1763 ईस्वी में, कब? 1763 ईस्वी में इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुआ था। किसके संधि के तहत? पेरिस की संधि के तहत हुआ था। देखिए तीनों हमने बता दिया, आप याद रखेंगे तीनों को। प्रथम कर्नाटक युद्ध अगर जब बोला जाएगा 1746 से 48 के बीच हुआ। और हमने ये भी बताया कि तीनों कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ था। वहीं प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 के बीच हुआ था। और 1748 में इस युद्ध की समाप्ति एला सापल की संधि के तहत हुई। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में हमने बताया कि यह युद्ध जो है ना 1749 से 54 के बीच हुआ था। और 1754 ईस्वी में इस युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की युद्ध या फिर आपको गोडेहू की युद्ध के तहत हुआ था। गोडेहू
की संधि के तहत हुआ था। गोडेहू की संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। दूसरा और तीसरा कर्नाटक युद्ध के बारे में हमने बताया कि यह युद्ध जो है ना आपको 1756 में हुआ था। कब हुआ था? 1756 से आपको जो है ना 1763 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1756 से 63 के बीच हुआ था और 1763 में पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। हमने तीनों बताया। एक यहाँ मूल क्वेश्चन था कि आपको गोडेहू की संधि के तहत या फिर आप पांडिचेरी की संधि उसी को कहते हैं। इस संधि के तहत किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? अभी हमने क्या बताया? द्वितीय कर्नाटक युद्ध की संधि। वहीं प्रथम पूछता क्या बोलते हैं? एला सप्पल की संधि। तीसरा पूछता तो पेरिस की संधि। इसका डेट भी आपको याद रखना है, 46 से 48, 49 से 54, 56 से 63। इस बात को याद रखना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। लेकिन देखिए आपको ऑप्शन डी में और एक बात दिया, वो वांडीवास का युद्ध। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे, इसके बारे में बताते हैं। देखिए वांडीवास का युद्ध जो आपको 1760 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था वांडीवास का युद्ध। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। और इसके बाद जानते हैं यह युद्ध जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ था। किसके बीच? फ्रांसीसी कंपनी के बीच। ये चारों युद्ध जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच ही हुआ था। और एक बात याद रखें, और यहाँ पे जानते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ ये तो पूछा गया, लेकिन वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से किसने नेतृत्व किया था और फ्रांसीसी कंपनी के तरफ से किसने नेतृत्व किया था, इसके बारे में पूछा गया। तो आपको अगर जहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछा जाएगा किसने नेतृत्व किया था, तो आपको याद रखना है सर आयरकूट। क्या याद रखना है? सर आयरकूट याद रखना है, समझा? इसने जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्या किया था? नेतृत्व किया था। क्या किया था? नेतृत्व किया था। और उसके बाद जानते हैं आपको फ्रांसीसी कंपनी की तरफ से जो है काउंट लाली ने किया था। किसने किया था? काउंट लाली ने किया था। काउंट लाली ने नेतृत्व किया था। यही यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश 1760 के वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो सर आयरकूट ने। फ्रांसीसी कंपनी की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? काउंट लाली ने। और एक बात जानते हैं, इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी की क्या हुई थी? हार हुई थी। इसका मतलब यह हुआ कि सर आयरकूट की जीत हुई थी और काउंट लाली की हार हुई थी, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच हुआ था। मुख्य तौर पर नेतृत्व तो यही दोनों ने किया था ना। इसको याद रखेगा। कंपनी के संदर्भ में भी पूछा जाएगा किसका हार हुआ था, तो आपको बताना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत हुआ था, फ्रांसीसी का हार हुआ था। अगर जहां आपको व्यक्ति के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आपको बोलना है सर आयरकूट का क्या हुआ था? जीत हुआ था और काउंट लाली का हार हुआ था। यानी कि आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व आयरकूट कर रहे थे, सर आयरकूट, और फ्रांसीसी कंपनी की तरफ से कौन कर रहे थे? काउंट लाली कर रहे थे। तो इस सब बात को याद रखना है, इन चारों बात को याद रखना है। हमने जहां से बताया ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आइए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका था? देखिए यह कथन किसका था? भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन आपको जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। किनका था? नेहरू का था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। युवा बंगाल आंदोलन। देखिए युवा बंगाल आंदोलन के बारे में जो है ना 2-4 बात को बताते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, बिहार पुलिस में यहां से क्वेश्चन पूछा गया और बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए आगे बढ़िए, इसका डिस्कस देखिए। देखिए युवा बंगाल आंदोलन जो है आपको सबसे पहले याद रखना है 1826 में हुआ है। कब हुआ है? 1826 में बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। कहां पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। और जानते हैं इसका नेतृत्व आपको जो है ना आपको किया गया था डेरोजियो के द्वारा। किसके द्वारा? डेरोजियो के द्वारा किया गया था। और इसका जानते हैं यह आंदोलन क्यों चलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था चलाने का? तो इसका उद्देश्य था कि जमींदारों के द्वारा जो किसानों पर अत्याचार किया जाता है, किसानों का शोषण किया जाता है, उसको समाप्त करने के लिए चलाया गया था। क्या करने के लिए? समाप्त करने के लिए। इसके अलावा जानते हैं आपको भारत में जो समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था,
उसको भी समाप्त करने के लिए इन्होंने कहा था। यानी कि मीडिया को खुला छूट देने को कहा था। किसने कहा था? डेरोजियो ने कहा था। किसने कहा था? डेरोजियो ने कहा था। तो इसका आंसर तो हो जाए, युवा बंगाल आंदोलन का नेता कौन थे? तो क्या बोलना है? डेरोजियो ने। कब हुआ था? 1826 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था होने का? तो हमने बताया, जमींदारों के द्वारा किसानों पर अत्याचार, और उसके बाद जो है ना आपको पत्रकारों यानी आपको समाचार पत्रों पर प्रतिबंध को समाप्त करना है। ये मुख्य दो उद्देश्य थे। उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया उस बात को देखिए। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है डेरोजियो का जो है ना पूरा नाम क्या था। डेरोजियो का नाम था हेनरी लुई, देखिए इस बात को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया हेनरी लुई डिवियन, क्या? डिवियन डेरोजियो, ठीक है, डेरे जियो, ठीक है। इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, इसका पूरा नाम याद रखना है, हेनरी लुई डिवियन डेरेजियो इनका पूरा नाम था। और एक बात जानते हैं, इन्हें जो है ना आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। यही क्वेश्चन था बिहार पुलिस में कि इन्हें किनको जो है ना आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता। तो आंसर क्या होता? आंसर यही होता, लियू। वहां पे पूरा नाम दिया हुआ था, तो आपको पूरा नाम याद रखना है, हेनरी लियू डिवियन डेरेजियो था। उसके बाद आप जानते हैं इनके इन योगदान के लिए, डेरेजियो के इन योगदान के लिए, क्योंकि इन्होंने कितना अच्छा काम किया था, सोच सकते हैं कि जमींदारों के द्वारा जो शोषण किया जाता था भारत में किसानों पर, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाने को इन्होंने कहा इस आंदोलन के माध्यम से। इसके अलावा हमने अभी जस्ट बताया समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, इनको भी समाप्त करने को कहा था इन्होंने, इनका मांग था इस आंदोलन में। इसी के कारण जानते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो को जानते हैं क्या कहा? इन्हें हमारी सभ्यता का अग्रदूत और हमारी सभ्यता का पिता कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा? हमारी सभ्यता का अग्रदूत और हमारी सभ्यता का पिता करके। किसने पुकारा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पुकारा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इन दोनों बात को आप लिख लेंगे कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो डेरोजियो का कहा जाता है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनके बारे में क्या कहा, इन बातों को भी आप लिख लेंगे। उसके अलावा जो आप आंदोलन दिया था मुख्य क्वेश्चन में, उसको हमने डिस्कस कर दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में इसी में देखिए है राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। इसके बारे में देखिए, इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में 2-4-10 बात को डिस्कस करते हैं। देखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा ही जो है ना आपको ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया है। कौन सी समाज का? ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1828। इसके अलावा आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। कौन सी सभा का? आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था, 1815 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद जानते हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 ईस्वी में 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की मदद से किया था। किसके मदद से? डेविड हेयर की मदद से। यह क्वेश्चन पूछा गया कि राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके सहयोग से, किसके मदद से किया गया था? तो डेविड हेयर के मदद से। किसके सहयोग से? डेविड हेयर के मदद से 1817 ईस्वी में किया गया था। उसके अलावा जानते हैं वेदांत कॉलेज का स्थापना भी आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा 1825 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1825 ईस्वी में किया गया था। इन सभी का जानते हैं, इन सभी का आपको गठन स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा आर्य समाज के बारे में, आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में आपको दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। उसके बाद आपको याद रखना एक सत्यशोधक समाज के बारे में, यह भी मद्य निषेध दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज का स्थापना 1867 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। उसके बाद जानते हैं अभी जो हमने जस्ट बताया आपको ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया, ये बात तो सत्य है। लेकिन जानते हैं राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो गई, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इस बात को बता रहे हैं। देखिए राजा राम मोहन राय का जब निधन हो गया तो ब्रह्म समाज का आगे नेतृत्व जो है ना, आगे इनको आगे बढ़ाने का श्रेय जो है आपको देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है। किसको जाता है?
देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता। इस बात को याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में राजा राम मोहन राय था, इसके बारे में हमने बताया। देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी बताया, क्योंकि ब्रह्म समाज का आगे नेतृत्व किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे आप इस बात। डेविड हेयर के बारे में अभी जस्ट हमने बताया कि डेविड हेयर के मदद से ही जो है ना आपको हिंदू कॉलेज का क्या कर दिया गया? स्थापना कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्थापना इसी के मदद से राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके बाद जानते हैं आप, और एक बात याद रखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो एक पत्रिका लिखा गया था जिसका नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका। क्या नाम था? तत्वबोधिनी पत्रिका। और एक बात जानते हैं, एक सभा का भी इन्होंने गठन किया था। उस सभा का नाम था तत्वबोधिनी नामक संगठन। क्या था? तत्वबोधिनी नामक सभा था। उस सभा, तत्वबोधिनी सभा भी था और तत्वबोधिनी पत्रिका का भी किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इन बात को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 13 नंबर क्वेश्चन। गडकरी विद्रोह का केंद्र था। देखिए गडकरी विद्रोह जो 1844 ईस्वी में, गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में, कहां पे? महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में जानते हैं 1844 ईस्वी में दाजी कृष्ण पंडित के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? दाजी कृष्ण पंडित के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, गडकरी विद्रोह का, जो 1844 ईस्वी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में? कोल्हापुर क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ देखिए क्या था? गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो क्या बोलना है? कोल्हापुर बोलना है, महाराष्ट्र का कोल्हापुर। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया आपको कोल्हापुर, तो क्या मारना है? सही मारना है ऑप्शन बी को। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2-4 बात का डिस्कस करेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देखिए, पहले सुनिए। निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? देखिए आप आंदोलन के बारे में भली भांति जो है ना आप जानते होंगे। आपको भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन जानते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपको 9 अगस्त 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942। देखिए 9 अगस्त 1942 से एक दिन पहले 8 अगस्त 1942। कब? 8 अगस्त 1942 के द्वारा जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा उनके जीवन काल का सबसे जोशीला भाषण दिया गया था। लगभग वो भाषण 1.5 घंटा का था। 1.5 घंटा का भाषण ये जानते हैं महाराष्ट्र के आपको ग्वालियर टैंक, महाराष्ट्र के मुंबई के ग्वालियर टैंक में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? ग्वालियर टैंक में जो ना 1.5 घंटा का भाषण, सबसे जोशीला भाषण। अब आपको कह सकते हैं कि गांधी जी के द्वारा जितना भी भाषण दिया गया था उनमें सबसे जोशीला भाषण जो इन्होंने 8 अगस्त को जो है ना मुंबई के ग्वालियर टैंक में दिया था, जिससे जानते हैं अंग्रेज जो है ना आपको अंग्रेज भी डगमगा गया इस आंदोलन से। अंग्रेज भी इस भाषण से डगमगा गया और उन्हें लगने लगा कि अभी ही जो है ना आपको भारत को आजाद नहीं करना पड़े, जिसके कारण जानते हैं 8 अगस्त 1942 को मध्य रात्रि, कौन सी रात्रि? मध्य रात्रि 8 यानी 12-1 बजे के बीच, 12-1 बजे जो है ना आपको अंग्रेज के द्वारा ऑपरेशन जीरो चलाया गया था। क्या? ऑपरेशन जीरो चलाया गया था। और जानते हैं ऑपरेशन जीरो चलाकर कांग्रेस के जितने भी प्रमुख नेता, वरिष्ठ नेता, शक्तिशाली नेता थे उनको गिरफ्तार करवा लिया गया। उनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अगस्त 1942 के मध्य रात्रि को गिरफ्तार करके, जैसे आप पढ़ते होंगे, गांधी जी को गिरफ्तार करके पटना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। और एक बात आप ये भी जानते होंगे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर में, यहीं पे बगल में जो पोस्ट ऑफिस के पास, पटना के बांकीपुर जेल में जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके रख लिया गया था। इसके अलावा आप जानते हैं आपको गोविंद बल्लभ पंत जो कि जिनके नाम पर प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा, इनको भी गिरफ्तार करके जो अहमदनगर के किला में बंदी बना दिया था। कौन सी किला में? अहमदनगर के किला में। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण को आपको हजारीबाग में जो यही पटना के हजारीबाग जेल में जो इनको बंद कर दिया गया था। लेकिन ये जो है ना आपको दिवाली के दिन जो है, ये दिवाली की रात में भागने में जो है ना, जेल से भागने में इसको कामयाबी मिली थी। ठीक है, तो आपको याद ये रखना। यहाँ पे देखिए एक बात इसलिए हमने बताया कि गांधी जी को कहाँ रखा गया था और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था, गोविंद बल्लभ पंत को कहाँ रखा गया था, जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस बात को याद रखना। उसके बाद देखिए हमने अभी क्या बताया, इन सभी को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया।
जानते हैं जब इन लोगों को बंद कर दिया गया तो इसी कारण से जानते हैं आपको भारत छोड़ो आंदोलन का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व करता नहीं थे। एक प्रकार से कह सकते हैं कि नेतृत्व विहीन आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? नेतृत्व विहीन आंदोलन था, नेतृत्व विहीन आंदोलन था। अब आइए अरुणा आसफ अली हो गया, उषा मेहता, दो महिला का नाम प्रचलित होता है आपको भारत छोड़ो आंदोलन में। पहला आपको याद रखना है अरुणा आसफ अली। कौन से? अरुणा आसफ अली के द्वारा ही जानते हैं मुंबई के ग्वालियर टैंक में आपको अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराया था। क्या फहराया था? झंडा फहराया था पहली बार, इसीलिए इनको याद किया जाता है। किसके दौरान? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और जानते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से एक और महिला है जो हमने अभी जस्ट नाम बताया, उषा मेहता। क्या नाम है? उषा मेहता। मेहता जानते हैं गुप्त रेडियो संचालक थी। क्या थे? गुप्त रेडियो संचालक थी। और जानते हैं ये अपने जो है रेडियो के माध्यम से गुप्त तरीके से भारत को जो है आपको सूचना पहुंचाने का काम करती थी। भारत के जो वरिष्ठ नेता थे उनको सूचना पहुंचाने का काम कौन करती थी? आपको उषा मेहता। उषा मेहता, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता, उषा मेहता किससे संबंधित थे? तो गुप्त रेडियो संचालक का काम करती थी। वहीं अरुणा आसफ अली पहली बार जो है ना मुंबई के ग्वालियर टैंक में झंडा फहराया था, इसीलिए इन दोनों को याद किया जाता है। इन दोनों का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। ठीक है, किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन। इनके बारे में हमने जो भी बताया याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मुख्य क्वेश्चन क्या था? अरुणा आसिफ अली का संबंध किससे है? तो कौन सी आंदोलन बताना? भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए ऑप्शन सी में दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल ऑप्शन सी मारिए, सही आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ ऑप्शन ए में दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमने बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चलाया गया था, 1930 से 32 और 32 से 34 चलाया गया था, जिसका नेतृत्व आपको गांधी जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में दिया असहयोग आंदोलन। इसके बारे में हमने बताया था कि ये स्टार्ट हुआ था 1920 से कब? 1922 तक चला था। 1922 में जो है ना आपको चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, जिसमें जो है ना आपको गोरखपुर में जो है ना पुलिस थाना के अंदर का जो आग लगा दिया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया, ऑप्शन डी में स्वदेशी आंदोलन। देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है ना आपको जो है ना 7 अगस्त 1905 ईस्वी को चलाया गया था। कब? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को चलाया गया था। इसको चलाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि महात्मा गांधी के द्वारा, यह भी आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही चलाया गया था। उनका यह कहना था इस आंदोलन के माध्यम से कि भारत में जो है ना कोई भी व्यक्ति जो है ना विदेशी वस्तु का जो है ना, विदेशी वस्तु जैसे कपड़ा हो गया, विदेशी सब वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे? विदेशी वस्तु का। इसीलिए 7 अगस्त को हैंडीक्राफ्ट डे मनाया जाता है। कौन सा डे? हैंडीक्राफ्ट डे। इसको हिंदी में कहा जाता है हथकरघा दिवस। क्या कहा जाता है? हथकरघा दिवस कहा जाता है, हैंडीक्राफ्ट डेट। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कब बोलना है? 7 अगस्त को बोलना है। विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने के लिए ही इस दिवस को भी मनाया गया था। ठीक है, इस सभी बात को याद रखना। अब आइए आपको 15 नंबर क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? पहले आपको याद रखना है खुदाई खिदमतगार होता क्या है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन क्या है, इस बात को समझिए। देखिए खुदाई खिदमतगार के जो लोग थे, जो सैनिक थे, वो लाल कुर्ता पहना करते थे। कैसी कुर्ता? लाल कुर्ता पहना करते थे, जिसके कारण खुदाई खिदमतगार आंदोलन को लाल कुर्ता आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल कुर्ता आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें देखिए इसका नेतृत्व जो है खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व आपको अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था, जिसको आप फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, जिसको फ्रंटियर गांधी, हिंदी में आप उसी को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बादशाह खां के नाम से जाता है। इन सभी नामों से फ्रंटियर गांधी को जाना जाता है, यानी कि अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? क्या बोलना है? अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। 3 नाम हमने बताया, फ्रंटियर गांधी, उसी को हिंदी में सीमांत गांधी कहा जाता है, और बादशाह खां अब्दुल गफ्फार खान का ही नाम है। और ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन के कौन थे? संस्थापक थे, नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, इस बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में है अली बंधु। अली बंधु ने जो है ना आपको 1919 के ब्रिटिशों के खिलाफत आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। क्या किया था?
नेतृत्व किया था। उसके बाद देखिए याद रखना है, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन ए भी क्लियर हो गया, अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन सी में देखिए एक आंसर है आपको सर सैयद अहमद खां। इसके बारे में दो चार बात को जानिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जैसे आप जानते होंगे हिंदू धर्म में सामाजिक धार्मिक आंदोलन को की शुरुआत जो है आपको जो है ना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू धर्म में सामाजिक धार्मिक आंदोलन सुधार को लेकर जो है सुधार को लेकर एक आंदोलन चलाया गया था, जिसका श्रेय किसको जाता है? आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा जाता। हिंदू समाज की बात किया, उसी तरह इस्लाम धर्म में, इस्लाम समाज में जो है ना सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार को लेकर जो एक आंदोलन चलाया गया था, और उसका श्रेय ही आपको किसको जाता है पता है? उसका श्रेय आपको किसको जाता है? सर सैयद अहमद खां को। किसको? सर सैयद अहमद खां को, जो कि ऑप्शन सी में आपको था, जो कि ऑप्शन सी में था। और जानते हैं यह मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम के प्रबल समर्थक थे। इसी के द्वारा जानते हैं अपना पुस्तक लिखा गया था, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिनका नाम था तहजीब उल अखलाक। क्या था? तहजीब उल अखलाक था। उसके अलावा जानते हैं पुराणों के ऊपर इन्होंने टीका लिखा था। तो बताइए पुराणों के ऊपर टीका किसने लिखा था? सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, कौन सी पुस्तक? तहजीब उल अखलाक पुस्तक, तहजीब उल अखलाक पुस्तक। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ठीक है, ये सब बात याद रखना। तो आपको सर सैयद अहमद का संबंध किससे था? इस्लामी धर्म में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का श्रेय इसी को जाता है। जिस तरह हमने बताया कि हिंदू धर्म में आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? राजा राम मोहन राय को जाता है। उसी प्रकार जो है ना आपको इस्लामी समाज में सर सैयद अहमद खां को जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? देखिए संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था, इस बात को पहले समझते हैं, इसके बेसिक बात को अच्छे से समझते हैं, फिर खुद अपने आप जो है इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए आप जानते हो कि भारत के लिए संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है। किसने किया है? संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया है। और संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ है। किस मिशन के योजना पर? कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर किसका निर्माण हुआ है? संविधान सभा का गठन हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक अगर जहां पूछा जाएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 अगस्त, कब? 9 अगस्त 1946 से कब? 1946 से 22 जनवरी, कितना जनवरी? 22 जनवरी 1947। कब? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी देखिए 9 अगस्त 1946 से 22 जनवरी 1947 के बीच जानते हैं संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्या हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और जानते हैं इस बैठक के दौरान संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? पंडित नेहरू की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव क्या पारित किया। उसके बाद जानते हैं संविधान सभा को एक संविधान बनाकर देगी। यह बात जो इसी बैठक में कहा गया, जिस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित नेहरू की। संविधान सभा की पहली बैठक में यह बात कही गई, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू के द्वारा की गई, कि संविधान सभा भारत को एक संविधान बनाकर देगी। यह बात किस में कहा गया? संविधान सभा की पहली बैठक में कहा गया। तो इस प्रकार से यह बात आप कह सकते हैं कि आप अंतिम रूप से मूर्त किसने प्रदान किया? बताइए। पंडित नेहरू ने, क्योंकि इन्हीं ने अध्यक्षता की और इनके द्वारा यह बात कहा गया अंतिम रूप से कि भारत के लिए संविधान का निर्माण कौन करेगी? संविधान सभा करेगी, संविधान सभा करेगी। तो याद रखना है। तो बताइए अंतिम रूप किसने प्रदान की? अंतिम पंडित नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित नेहरू का, जिनके द्वारा जो है आपको प्रथम संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, याद रखना इस सब बात को। तो ऑप्शन डी हो गया सही आंसर, पंडित नेहरू ने किया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? क्या बोलना है? पंडित नेहरू ने किया था। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी ने क्या कहा, इनके बारे में भी जानना चाहिए। देखिए महात्मा गांधी ने कहा लोगों के इच्छा अनुसार जो है ना संविधान का निर्माण होना चाहिए। लोगों के इच्छा अनुसार क्या होना चाहिए? संविधान का निर्माण होना चाहिए। यह बात किसके द्वारा कहा गया?
गांधी जी के द्वारा कहा गया, गांधी जी के द्वारा कहा गया। ऑप्शन सी में एम.एन. रॉय है। एम.एन. रॉय के द्वारा क्या कहा गया? इनके द्वारा कहा गया कि संविधान का निर्माण हेतु, संविधान का निर्माण करना हो तो संविधान सभा का गठन होना चाहिए। बस इतना सा ही बात इनके द्वारा कहा गया, एम.एन. राय के द्वारा कहा गया। तो याद रखना है, चारों बात को हमने बता दिया। आइए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा, बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा बताया गया। ठीक है, देखिए बी आर अम्बेडकर के अनुसार जो है ना संविधान का आत्मा या हृदय, आत्मा या हृदय अनुच्छेद 32 को कहा गया। किसको कहा गया? अनुच्छेद 32 को कहा गया, जिसमें अनुच्छेद 32 यह कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का, यानी यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप जो है ना न्यायालय जा सकते हैं। यह बात कौन कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है। इसीलिए जो है ना बी आर अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा था। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 32 हमने बता दिया, लेकिन देखिए आंसर ऑप्शन में क्या दिया। ऑप्शन ए में प्रस्तावना, ऑप्शन बी में मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी में नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर मारना है। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको। देखिए आप जानते होंगे 5 से अनुच्छेद 1 से 5 तक ये जो है ना संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। किसकी बात करती है? संघ राज्य क्षेत्र की बात करती है। उसके बाद अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक जो है ना नागरिकता की बात करती है। कौन सी की बात करती है? नागरिकता की बात करती है। उसके बाद देखिए आपको 5 से 11 हो गया, 12 से 35 कहाँ तक? 12 से 35 तक तो मौलिक अधिकार होता है। किसका? मौलिक अधिकार की बात करती है, मौलिक अधिकार की बात करती है। वहीं अब अगर आप जो 36 से 51 जाएंगे तो आपको नीति निर्देशक तत्व, जिसको कि डीपीएसपी कहते हैं। ठीक है, डीपीएसपी। और देखिए इसका अगर जो आपको संघ राज्य क्षेत्र बोला जाएगा तो ये भाग 1 में आता है, उसके बाद नागरिकता भाग 2 में आता है। उसके बाद आपको देखिए मौलिक अधिकार ये भाग 3 में आता है। उसके बाद नीति निर्देशक ये किस में आता है? भाग 4 में आता है। वहीं आपको अगर जहाँ मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा जाएगा तो 4 का क में आता है। ठीक है, 4 का ए बोलिए या फिर क बोलिए। तो देखिए अभी हमने अनुच्छेद 32 बताइए अनुच्छेद 32 किन के बीच आएगा? बताइए अनुच्छेद 12 से किसके बीच? 35 के बीच अनुच्छेद 32 आएगा ना। तो अनुच्छेद 32 क्या हो गया? मौलिक अधिकार हो गया। क्या हो गया? मौलिक अधिकार। देखिए डायरेक्ट आपसे अनुच्छेद नहीं पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछा आपको, नागरिकता उसके बाद मौलिक अधिकार डीपीएसपी ये देके पूछा, तो आपको क्या बोलना है? मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा। इस बात को याद रख लेना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। अब आइए आपको 18 नंबर क्वेश्चन, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो देखिए यह जो है ना सर्वसत्ता संपन्न संसद की देन इंग्लैंड की है। किस देश की है? इंग्लैंड की देन है, जहाँ पे एकल नागरिकता, भारत में जो है ना एकल नागरिकता वहीं से ग्रहण किया गया, इंग्लैंड से ही। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में दिया एक फ्रांस। देखिए फ्रांस और रूस, इसको जो है ना समझिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस और रूस के बारे में 2 क्वेश्चन बताते हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। देखिए फ्रांस की क्रांति, एक है फ्रांस की क्रांति और एक है रूसी क्रांति। कौन सी क्रांति? एक है फ्रांसीसी क्रांति, एक है आपको रूसी क्रांति। देखिए फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था आपको 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। आपको रूसी क्रांति जो हुआ था ये हुआ था 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। देखिए इस बात को याद रखना। देखिए फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रभावित होकर, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कितना प्रकार के स्वतंत्रता भारत संविधान में कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है ना भारतीय संविधान में फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ही जोड़ा गया। इसके अलावा 2 प्रकार की समानता, कितना प्रकार की? 2 प्रकार की समानता, 2 प्रकार की समानता भी, जिसके अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, ये दोनों समानता फ्रांसीसी क्रांति से ही भारत के संविधान में आपको जोड़ा गया। उसके बाद तीसरा आपको याद रखना है बंधुत्व। कौन सा? बंधुत्व शब्द जो है ना आपको प्रस्तावना में जो है ना, प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द भी आपको किससे प्रभावित होकर जोड़ा गया? फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जोड़ा गया। देखिए आपको बंधुत्व एक प्रकार का है, वहीं पे आप जानते हैं स्वतंत्रता 5 प्रकार का है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, इस प्रकार से 5 प्रकार की स्वतंत्रता। वहीं अवसर की समानता, अवसर की समानता को ठीक है जोड़ा गया प्रस्तावना में, लेकिन कितना प्रकार की है? प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात करें, अवसर की समानता और
प्रतिष्ठा की समानता। वहीं एक प्रकार की बंधुत्व को जोड़ा गया। देखिए ये हुआ फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, किस क्रांति से? फ्रांसीसी क्रांति से। वहीं देखिए आपको रूसी क्रांति से प्रभावित होकर, रूसी क्रांति जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था, इससे आपको प्रभावित होकर प्रस्तावना में जानते हैं, प्रस्तावना में न्याय शब्द को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? न्याय को जोड़ा गया। देखिए अब देखिए प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? 3 प्रकार के न्याय। कितना प्रकार के? 3 प्रकार की, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। यह तीनों न्याय जो आपको किससे प्रभावित होकर प्रस्तावना में जोड़ा गया है? रूसी क्रांति से प्रभावित। और इन दोनों बात को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हमने इस चीज को डिस्कस किया। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में अमेरिका दिया। अमेरिका से आप जानते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाभियोग, ये सभी चीजें अमेरिका से ग्रहण किया गया। ऑप्शन डी में जापान दिया। जापान के द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ही लिया गया। आइए 19 नंबर देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? देखिए देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है 231, अनुच्छेद 231। देखिए अनुच्छेद 231 क्या कहता है? अगर आप अनुच्छेद के बारे में जानते होंगे, कुछ कुछ अनुच्छेद के बारे में, तो आपको आंसर यहां से निकल जाएगा। देखिए अनुच्छेद 231 यह कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, मतलब एक हाईकोर्ट का गठन किया जाए। जिस तरह अभी भारत में कितना उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय। उसी प्रकार कहा जाता है कि अनुच्छेद 231, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए आपको एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। जिस तरह आप जानते होंगे कि असम उच्च न्यायालय जो कि गुवाहाटी में है, इसके अंतर्गत आपको अरुणाचल प्रदेश आते हैं। आपको चंडीगढ़ हाईकोर्ट के बारे में जानते हैं, इसके अंतर्गत आपको पंजाब आते हैं। आपको केरल हाईकोर्ट के बारे में जानते हैं, केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आपको लक्षद्वीप आते हैं। वहीं आपको महाराष्ट्र हाईकोर्ट के अंतर्गत आपको दादर नगर हवेली आता है, दमन द्वीप आते हैं। आपको अब चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है, चेन्नई हाईकोर्ट के अंतर्गत आपको पुदुचेरी आता है जो कि भारत का। ये सभी के अनुसार तो हो गया ना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या हो गया? एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 231 कहता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद आपको सी में है अनुच्छेद 131। कौन सा? अनुच्छेद 131। यह जानते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बताता है। क्या बताता है? सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 131। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में दिया अनुच्छेद 143। देखिए अनुच्छेद 143 बहुत पॉपुलर अनुच्छेद है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया इस अनुच्छेद के बारे में। देखिए अनुच्छेद 143 जो है ना, यह कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। क्या है? बाध्य है। यह बात कौन सा अनुच्छेद कहता है? 100। मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जो भी परामर्श आपको सुप्रीम कोर्ट से लेना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट को जो है ना परामर्श देना अनिवार्य है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 143। अब देखिए बच कौन गया? अनुच्छेद 233 बच गया। तो सामान्य तौर पर अनुच्छेद इसका 233 आंसर होगा। 233 यानी अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय का प्रावधान की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। अब आगे बढ़िए, देखिए आगे यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन को जो है ना आपको देशीकरण द्वारा नागरिकता का एक तरीका है। देखिए नागरिकता अधिनियम आपको आया था आपको 1955 में। कब आया था? 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था। इस बात को याद रखना। नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में। और 1955 में जो ये नागरिकता अधिनियम आया, इसमें कहा गया कि भारत की नागरिकता जो है आप 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से आप जो है ना भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। जिसमें पहला है आप जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा है कि आप देशीकरण द्वारा जो है ना भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा आप वंशीय परंपरा, वंश के अनुसार जो है ना आप जो है ना भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। चौथा पंजीकरण द्वारा जो है ना आप जो है ना भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 5वां जो होता है भूमि विस्तार के माध्यम से। अगर जहाँ आपको चाइना के कुछ भाग को भारत में मिला लेते हैं, चाइना को मार के खदर के भगा देते हैं, तो उस चाइना के क्षेत्र में जिस क्षेत्र को भारत ने
अधिकरण कर लिया, उस क्षेत्र में जो भी चाइनीज लोग होते हैं तो उस चाइनीज लोग को जो है ना भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ भूमि विस्तार का। देखिए कहा क्या जाता है, क्वेश्चन देखिए जो कि मूल क्वेश्चन है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखिए देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का 4 5 6 शर्त है, उस शर्त को आप जान लीजिए, आंसर निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले आप अगर जहाँ देशीकरण के माध्यम से नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं तो आप उस देश में, अगर आप उस देश में रह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि हमारे देश में आपको देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जा सकती है या फिर नहीं दी जा सकती। मतलब अगर हम देशीकरण के माध्यम से अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करना चाहते हैं तो यह प्रावधान वह देश देगा या फिर नहीं देगा, इस बात को देखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा होता है क्या, आप जो है ना भारत के संविधान के प्रति अगर सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो आपको जो है ना देशीकरण के माध्यम से क्या होगा, नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा बात होता है भारत में जो 22 भाषा है उसमें 22 भाषा में से किसी एक भाषा का आप जानकार हैं, इस भाषा में से एक भाषा का जानकार है और कुछ समय तक आप भारत में रहे हैं, भारत में बिताए हैं, तो इस प्रकार से भी आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और उसके बाद देखिए और होता है क्या, भारतीय पुरुष अगर जहाँ क्या विदेशी महिला से, भारतीय पुरुष विदेशी महिला से आपको शादी कर लेते हैं तो फिर उस प्रकार से भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार अभी आप देख रहे होंगे वर्तमान में कितना आदमी जो है ना चाइनीज को ला रहे हैं, पाकिस्तानी को ला रहे हैं, तो इस प्रकार जो है ना भारतीय पुरुष अगर जहाँ, सीमा हैदर के बारे में आप जानते होंगे कि वो पाकिस्तानी नागरिक है, लेकिन जो आपको भारत के व्यक्ति के द्वारा जो है ना उनको जो है ना भारत लाया गया और यह भारत में अभी देख रहे हैं कितना अच्छा से रह रही है, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। समझे ना, इससे माध्यम से आप जो है ना भारत की, यानी विवाह करके किसी देश की महिला के साथ विवाह करके, जो है स्त्री के साथ विवाह करके आप भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए देशीकरण द्वारा नागरिकता। अब ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए में दिया है माता पिता की नागरिकता, बताइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देशीकरण की बात कर रहा है। देशीकरण के माध्यम से अभी हमने बताया 5 6 तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता के नागरिकता के आधार पर, जन्म के अधिकार पे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जिस तरह हम लोग हैं, हम लोग का क्या है, जन्म हुआ है भारत में, हम लोग अगर जहाँ कोई भी देश द्रोही का भी हम काम कर लेते हैं, कुछ करते हैं ऐसा आगे चल के, तो हमें जो है ना आपको नागरिकता नहीं छीना जाएगा बल्कि फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन हमसे भारत की नागरिकता नहीं छीना जाएगा क्योंकि हमको जन्म के आधार पर नागरिकता मिला। तो ये तो आपको देशीकरण के माध्यम से नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी में भाई बहन की नागरिकता बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी में देखिए विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी पुरुष ने, इसको काट के महिला बना लीजिए, विदेशी स्त्री से या फिर महिला से विवाह करने पर क्या होगा, देशीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता दी जा सकती है। अभी जस्ट हमने बताया कोई अगर व्यक्ति भारत के पुरुष अन्य देश की महिला के साथ विवाह करके उसको भारत ला लेते हैं तो उसके माध्यम से भी आपको क्या होगा, उनको नागरिकता दी जा सकती है। तो ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। टाइम ज्यादा हो गया, 21 नंबर में बढ़ते हैं, स्पीड थोड़ा सा करते हैं। देखिए कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कौन सा संबंधित है। देखिए ऑप्शन ए में दिया बंदी प्रतीक्ष रीट, जो है ना आपको जो है 5 प्रकार का रीट होता है, आप जानते होंगे। उसमें एक रीट है बंदी प्रत्यक्षकरण, जिसका कि इंग्लिश होता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस इसका इंग्लिश होता है। बंदी प्रत्यक्षकरण का अर्थ होता है कि सशरीर प्रस्तुत करना, शरीर प्रस्तुत करना, आपको सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। अगर कोई व्यक्ति को आप संदेह के आधार पर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आप जो है ना कर लिया जाता है और 24 घंटा के बाद भी उसको न्यायालय के समक्ष आप उसको पेश नहीं कर पाते हैं, नहीं कर रहे हैं वो पुलिस वाले, तो आप जो है उसके गार्जियन जो भी है, आप तुरंत आप जो है ना आप पत्र लिख सकते हैं न्यायालय को। और उनका ये संविधान में प्रावधान है, अगर आप किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो आपको सशरीर 24 घंटा के अंदर न्यायालय में आपको समक्ष प्रवेश करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रत्यक्षीकरण रीट, समझे ना, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ये व्यक्तिगत से रिलेटेड, देखिए अनुच्छेद, व्यक्तिगत से रिलेटेड 2 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी स्वतंत्रता पूर्वक आपको जीने का अधिकार है, यह अनुच्छेद 21 कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 22 जो होता है क्या होता है, संरक्षण के विरुद्ध अधिकार, संरक्षण के विरुद्ध
अधिकार, इस बात की बात करता है अनुच्छेद 22। तो देखिए अगर आप दोषी पाया गया तो आपको ये अधिकार है कि जो है ना अपने मन मुताबिक अपना वकील रख सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत की बात करता है। दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 21 और 22, ठीक है। और यहाँ रीट के माध्यम से पूछा जाएगा तो कौन सा बोलना है? हैवी कॉर्पियस कॉर्पस रिट, जिसको कि हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कहा जाता है। ऑप्शन ए हो गया सही आंसर। वहीं देखिए ऑप्शन बी में दिया उत्प्रेषण रिट, ऑप्शन सी में दिया प्रतिषेध रिट। देखिए उत्प्रेषण रिट और प्रतिषेध रिट, यह रिट जो है कि न्यायालय के ऊपर के न्यायालय के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नीचे के न्यायालय यानी हाई कोर्ट को, सुप्रीम ऊपर के न्यायालय के द्वारा नीचे के न्यायालय के को लेकर यह जारी किया जाती है। यानी सुप्रीम कोर्ट आपको हाई कोर्ट के लेकर क्या करेंगे? जारी करेंगे। ये दो रिट याद रखना है। कौन कौन से? प्रतिषेध रिट और उत्प्रेषण रिट, इन दोनों के बारे में। ऑप्शन डी में देखिए परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कोई सरकारी व्यक्ति, कोई सरकारी कर्मचारी यदि वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो आप जो है उसके समक्ष जो है ना वो उसके विरुद्ध जो है ना न्यायालय के द्वारा जो है ना आपको परमादेश जारी किया जाएगा। परमादेश रिट जारी किया जाएगा। उसमें उसको सूचित किया जाएगा कि आप जो है ना अपने कर्तव्यों का सही से प्रयोग करें, सही से काम करें, ठीक है। इस बात की चर्चा है आपको कौन करेंगे? परमादेश में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? देखिए नीति निर्देशक अभी जस्ट हमने बताया अनुच्छेद 36 से 51, जिसको कि डीपीएसपी कहते हैं। देखिए क्या कहता है यहाँ पे अनुच्छेद, देखिए एक नंबर में ऑप्शन ए में दिया है मद्य निषेध। देखिए मद्य निषेध की चर्चा जो है अनुच्छेद 47 में है। कितना है? अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 47 यानी देखिए बिहार में जो दारू बंद हुआ है, बिहार में जो आपको शराबबंदी कानून लागू हुआ है, प्रतिबंध लगा दिया है शराब पे, यह अनुच्छेद 47 के तहत ही लगाया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार में शराबबंदी कानून लाया गया किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 47 के तहत। तो अनुच्छेद 47 मद्य निषेध से संबंधित हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में दिया काम का अधिकार। काम का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 से 43 देता है। कौन सा देता है? 41 से 43। ये भी क्या होगा? नीति निर्देशक के अंतर्गत आगे। ऑप्शन सी में देखिए समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन जो अनुच्छेद 39 का ए यानी 39 का क देता है। कौन सा देता है? 39 का क देता है। ये भी क्या हुआ? नीति निर्देशक के अंतर्गत आ गया। ऑप्शन डी में देखिए सूचना का अधिकार। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 ईस्वी में आया था और यह संसदीय अधिनियम है। कौन सा है? संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसकी चर्चा आपको अनुच्छेद 19 के ए के क में है। किसमें है? अनुच्छेद 19 के 1 के क में है, ठीक है। यह 2005 में यह अधिनियम पारित हुआ था। तो अब बताइए नीति निर्देशक के अंतर्गत ये आया? अनुच्छेद 19 नहीं है। हमने अभी जस्ट बताया नीति निर्देशक के बारे में बोला जाएगा 36 से 51। इसके ऊपर हमने जितना भी डिस्कस किया यह 36 से 51 के बीच आया। तो आंसर हो जाएगा नहीं, कौन सा? डी हो जाएगा, सूचना का अधिकार। आइए 23 नंबर। भारत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन किस संबंध में? देखिए संयुक्त अधिवेशन के बारे में दो चार बात जान लीजिए स्पीड में। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन जो है ना आपको संयुक्त अधिवेशन यह जानते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किसके तहत? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और जानते हैं इसकी अध्यक्षता आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं होंगे तब जो है लोकसभा का उपाध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे? उपाध्यक्ष करेंगे। और एक बात जानते हैं संयुक्त अधिवेशन जो है आपको साधारण बहुमत पर लाया जाता है। किस बहुमत पर? साधारण बहुमत पर लाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त अधिवेशन किस संबंध में लाया जाता है? तो साधारण बहुमत के में आधार पर। और जानते हैं अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया। कितना बार? 3 बार बुलाया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया कि अब तक संयुक्त अधिवेशन कितना बार बुलाया गया? 3 बार बुलाया गया। एक बार बुलाया गया आपको दहेज कानून को लेकर। किस कानून को लेकर? दहेज कानून को लेकर 1962 में बुलाया गया। उसके बाद 1978 में आपको बैंकिंग सेवा को लेकर बुलाया गया। उसके बाद 2002 में आपको जो पोटा को लेकर बुलाया गया। किसको लेकर? पोटा को लेकर। ई हो गया 1962 में हो गया दहेज को लेकर।
दहेज को लेकर, उसके बाद ये हो गया बैंकिंग सेवा को लेकर, बैंकिंग सेवा को लेकर। याद रखेंगे 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, पहली बार दहेज निवारण, दहेज कानून को लेकर, ठीक है, 1962 में, दूसरी बार आपको बैंकिंग सेवा को लेकर, 1978 में, तीसरी बार पोटा को लेकर, आपको 2002 में, 2002 में। तो याद रखेंगे। आप बताइए किस क्या था क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन, क्या था? हाँ, क्वेश्चन यह था संयुक्त अधिवेशन किस संबंध में होती है? क्या बोल रहे हैं? साधारण विधेयक। क्या बोल रहे हैं? साधारण विधेयक। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए में दिया संविधान संशोधन विधेयक। देखिए संविधान संशोधन के बारे में जानकारी अनुच्छेद 368 देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 368 देता है और भाग 20 देता है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए ऑप्शन बी में दिया वित्त विधेयक। देखिए वित्त विधेयक के बारे में चर्चा जो है आपको अनुच्छेद 111 देता है। वहीं धन विधेयक के बारे में 109 देता है, समझे ना, धन विधेयक के बारे में 109, 110 देता है। उसके बाद देखिए अब बजट के बारे में पढ़ होंगे। बजट के नाम से संविधान में इसकी चर्चा नहीं है, बजट के नाम से, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट की चर्चा, जो कि अनुच्छेद 112 में है। किसमें है? अनुच्छेद 112 में है, याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते 24 नंबर। देखिए राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति थे? देखिए याद रखना है। देखिए यहाँ पे हम प्रधानमंत्री के बारे में बताएंगे और आपको राष्ट्रपति के बारे में भी बताएं। देखिए कहा क्या रहा है कि कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं, कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो देखिए 6 ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो कि बाद में जाकर क्या बने? राष्ट्रपति बने थे, 6 बने थे। देखिए इसमें पहला आपको याद रखना है, लिख लेंगे। पहला आपको राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा नंबर पे होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा नंबर पे वी गिरी। चौथा नंबर पे आर वेंकट रमन। पांचवा नंबर पे शंकर दयाल शर्मा। और छठा नंबर पे हो जाएगा KR नारायण। कौन हो जाएगा? KR नारायण। ये 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में जाकर राष्ट्रपति बने। तो आप यहाँ पे छांट लीजिए। देखिए ऑप्शन डी में ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह नहीं होगा, ठीक है, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, ठीक है। देखिए ज्ञानी जैल सिंह जो था ना, ये पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। किस वीटो का? पॉकेट वीटो का। और ये केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद देखिए आपको याद रखना है कि 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि पहले मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में जाके प्रधानमंत्री बने। कितना? 6, दोनों में 6 ही है। 6 उपराष्ट्रपति थे जो कि बाद में जाके राष्ट्रपति बने, 6 मुख्यमंत्री थे जो कि बाद में जाके प्रधानमंत्री बने। पहला आपको याद रखना है इसमें आपको नरेंद्र मोदी का नाम। किनका? नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है आपको HD देवगौड़ा। कौन से? HD देवगौड़ा, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद तीसरा आपको नाम याद रखना है PV नरसिम्हा। कौन रखना है? PV नरसिम्हा। चौथा आपको मोरारजी देसाई। कौन? पांचवा चौधरी चरण सिंह। कौन? चौधरी चरण। छठा आपको नाम रखना है विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन? ये 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में जाके प्रधानमंत्री बने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्यमंत्री से रिलेटेड हमने बताया कितने थे जो कि बाद में जाके प्रधानमंत्री बने। उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में भी बताया कितने ऐसे थे जो पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में जाकर राष्ट्रपति थे। इन सभी को लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मिल गया डी। आइए आपको 25 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व को निर्वाचन कौन करता है? देखिए राज्यसभा के बारे में जो है ना, राज्यसभा में टोटल सीट होता है आपको 245। कितना होता है? 245 होता है, सॉरी 245 होता है। उसमें देखिए 233 जो है ना आपको राज्य के द्वारा निर्वाचित होता है। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। और 12 जो है ना आपको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। कला, विज्ञान, खेल से जो मनोनीत करते हैं ना, इसी के द्वारा करते हैं, इसी के द्वारा 12। तो कितना हो गया था? राज्य के द्वारा कितना? 233। मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा 12। टोटल सीट कितना? 245। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या था, मूल बात को, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन यह था कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि की निर्वाचित कौन करते हैं? राज्य के लिए इसका निर्वाचन कौन करता है? इसका जो होता है, इसका निर्वाचन कैसे होता है? सिर्फ राज्य का, ना कि इसका पूछ रहा है, सिर्फ राज्य का 233 का जो निर्वाचन होता है कैसे होता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? ये 233 क्या होते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और 12 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। इसी के बारे में पूछा जाता है कि 233 जो है ये क्या है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो गया आपको सही आंसर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 226 नंबर क्वेश्चन, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? देखिए मंत्रिमंडल शब्द जो है ना आपको संविधान में नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द जो है आपको 44वां संविधान संशोधन, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है ना
1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? 352 में। यह क्वेश्चन पूछा गया है मंत्रिमंडल शब्द को किस संविधान संशोधन के तहत आपको संविधान में जोड़ा गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। उसके बाद जानते हैं, देखिए मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें सिर्फ केंद्रीय मंत्री शामिल हो। मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें सिर्फ केंद्रीय मंत्री शामिल हो, उसे क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल कहेंगे। मंत्रिमंडल कहेंगे। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी में देखिए क्या है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। क्या होगा? यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद देखिए मंत्रियों का वैसा समूह, मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों शामिल हो, उसको क्या कहेंगे? मंत्रिपरिषद कहेंगे। तो बी भी, ए भी हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेट हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर देखिए, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? देखिए नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 में हुई थी, जो कि हमने बताया था। नई औद्योगिक, तीसरी और नई औद्योगिक नीति भी 1991 में हुई थी। इसी में जो है ना संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1991 में, याद रखेंगे। देखिए 28 नंबर, भारत में न्यायपालिका। देखिए भारत में कैसी न्यायपालिका है? तो आप एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124। कौन सा? अनुच्छेद 124 अगर जहां आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है कि भारत जो है एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। कैसी है? एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ऑप्शन बी में दिया है स्वतंत्र, तो ऑप्शन बी मारिए सही। 29 नंबर, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए में राज्यपाल, ऑप्शन बी में विधानसभा, ऑप्शन सी में विधान परिषद, ऑप्शन डी में प्रधानमंत्री। देखिए ये क्वेश्चन अधूरा है। राज्य का मुख्यमंत्री जो है ना व्यक्तिगत तौर पे अगर जहां बोला जाएगा तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। वहीं पूछा जाएगा कि राज्य का मुख्यमंत्री सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा। इसीलिए कह सकते हैं ये क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है। तो आपको ऑप्शन में राज्यपाल भी दिया गया, विधानसभा भी दिया है। ठीक है, तो आप इस दोनों को बात को याद रखेंगे। वैसे आप अगर यहाँ कॉमन सेंस से मारेंगे यहाँ पे आपको जो है ना विधानसभा आंसर होगा। कैसे विधानसभा होगा? देखिए मुख्यमंत्री जो है ना, मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। किसका नेता होता है? पहले बताइए, विधानसभा का नेता होगा तभी तो विधान परिषद का होगा ना। विधान परिषद का होने के लिए पहले विधानसभा का नेता होना अनिवार्य है। तो आप कॉमन सेंस के माध्यम से मार सकते हैं। ठीक है, विधानसभा। वैसे ये क्वेश्चन अधूरा है, आप लोग लिख लेंगे। व्यक्तिगत तौर पे राज्यपाल, सामूहिक तौर पे विधानसभा के प्रति। आइए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? देखिए जनता के द्वारा जो जिसको चुना जाता है उसी को प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी सी में दिया है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन। बिल्कुल ऑप्शन सी सही आंसर। अब आइए ऑप्शन 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो तीन बात यहाँ से समझाते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से पूछे जाने की 100% संभावना रहती है। तो इस बात को थोड़ा सा समझिए। देखिए महाराष्ट्र में आपको 2 दर्रा है। कितना दर्रा है? महाराष्ट्र में 2 दर्रा है। पहला आपको है थाल घाट। कौन सा है? थाल घाट दर्रा है। ठीक है, थाल घाट दर्रा। और दूसरा आपको जो है महाराष्ट्र में भोर घाट दर्रा। कौन सा? भोर घाट दर्रा। और उसके बाद जानते हैं आपको केरल में एक दर्रा है जिसका नाम है आपको पाल घाट दर्रा। क्या नाम है? पाल घाट दर्रा। उसके बाद जानते हैं तमिलनाडु में एक दर्रा है। तमिलनाडु में एक दर्रा है जिसका नाम है आपको सेनकोट्टा दर्रा। क्या नाम है? सेनकोट्टा दर्रा। ठीक है, कोट्टा दर्रा। देखिए ये अभी हमने इससे पहले क्या बताया था? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी किस पहाड़ी पर मिलती है? नीलगिरी के पहाड़ी पर। हमने कल भी यह क्वेश्चन आया था और इसका हमने डिस्कस कराया था। नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर क्या होता है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी आपको आपस में आकर मिल जाती है। देखिए ये जो है ना आपको थाल घट्टा, देखिए ये क्रम आपको सजाने देता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इस क्रम के अनुसार सजाए। सबसे पहले आपको थाल घाट, उसके बाद भोर घाट, तब पाल घाट, उसके बाद सेनकोट्टा था, जो कि आपको ये दोनों महाराष्ट्र में है। उसके बाद ये आपको केरल में है और ये
तमिलनाडु में। देखिए आपको थाल घाट दर्रा जो है ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है। किससे? नासिक को मुंबई से जोड़ता है। इस जगह है आपको नासिक है और मुंबई को, नासिक को मुंबई से ये जोड़ता है। और उसके बाद जानते हैं आपको ये भोर घाट दर्रा आपको मुंबई को पुणे से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? यहाँ पे नासिक है और यहाँ पे क्या है? पुणे है। यहाँ पे पुणे है तो पुणे को यहाँ को सॉरी यहाँ नासिक है और यहाँ मुंबई, यहाँ क्या है? मुंबई है, मुंबई। तो देखिए थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ा। उसके बाद देखिए भोर घाट, भोर घाट जो है ना आपको मुंबई को पुणे से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मुंबई को पुणे से जोड़ता है। उसके बाद देखिए आपको पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा जो है ना कोची को, कोची जो कि कहाँ पे? केरल में है। कोची को जो है ना, कोची को आपको कोयम्बटूर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? कोच्चि को कोयम्बटूर से। कौन सा दर्रा जोड़ता है? पाल घाट दर्रा जरा कोयम्बटूर को, कोच्चि को केरल में है और कोयम्बटूर आपको कर्नाटक में है, समझे ना? इन दोनों को जोड़ता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए आप आइए कौन सा? पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा अभी जस्ट हमने बताया आपको कहाँ पे है? पाल घाट दर्रा कहाँ पे है? ये केरल में है, ठीक। केरल और तमिलनाडु के बीच में यहाँ पे है। केरल तमिल इधर यहाँ से जो यहाँ पे है, समझा? यहाँ पे है। और हमने बताया था कि यहीं पे जो है आपको नीलगिरी पहाड़ी मिलती है। कहाँ पे? नीलगिरी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी नीलगिरी के क्षेत्र में मिलती है। तो इसी जगह आपको पाल घाट दर्रा है। पाल घाट दर्रा जो कि कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? कोच्चि को कोयम्बटूर से। और जानते हैं ये सोनकट्टा दर्रा जो है आपको यहाँ पे है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु इस जगह है, समझ लीजिए इस जगह। ये केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। कहाँ राजधानी है? तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तमिलनाडु के मदुरई से और आपको केरल के तिरुवनंतपुरम को कौन जोड़ता है? सेनकोट्टा दर्रा जोड़ता है। ये नीचे हो गया। और यहाँ पे देखिए अभी जस्ट हमने बताया यहाँ कौन सा है? पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा है क्योंकि यहीं पे जो है ना नीलगिरी और आपस में मिलती है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। तो कौन सा घाट हो जाएगा? पाल घाट दर्रा हो जाएगा। पाल घाट दर्रा यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहाड़ी के संदर्भ में नहीं पूछा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी किस पहाड़ी पर मिलता है? तो आपको नीलगिरी पहाड़ी मारना है। किस घाट पर मिलता है? पाल घाट दर्रा के पास मिलता है। कहाँ पे? पाल घाट दर्रा के पास। इस सबको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए 32 नंबर क्वेश्चन। सागरीय जीव मूंगा, सागरीय जीव मूंगा किस प्रकार की महासागर में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय महासागर में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर। 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम झील नहीं है? देखिए उकाई झील ये गुजरात में कृत्रिम झील है, बिल्कुल। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी पर है, ये भी आपको कृत्रिम झील है। ऑप्शन सी में देखिए निजाम सागर झील, ये आपको तेलंगाना में है, ये भी कृत्रिम झील है। लेकिन ऑप्शन डी में देखिए लोनार झील, लोनार झील आपको महाराष्ट्र में है। लोनार झील हाँ सॉरी महाराष्ट्र में है। उसके बाद जानते हैं लोनार झील एक क्रेटर झील है। कैसा झील है? क्रेटर झील। क्रेटर झील उसे कहते हैं जिसका निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा आपको ज्वालामुखी के उद्गार से होता है, उसी को क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। तो लोनार झील जो है ना जो महाराष्ट्र में, ये क्रेटर झील का उदाहरण है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ये कृत्रिम झील नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से नहीं निकलती है? देखिए महाबलेश्वर की पहाड़ी से कितनी नदी निकलती है इस बात के बारे में आप जान लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि हमेशा आपको कभी ये नदी कभी वो नदी आपके देखे आपको पूछा जा सकता है। इसीलिए सिंपल सी तौर पे आप ये याद रख लीजिए कि महाबलेश्वर की पहाड़ी से कितनी नदी निकलती है। तो याद रखिए महाबलेश्वर की पहाड़ी से 5 नदी निकलती है। कितनी नदी? 5 नदी निकलती है, जिसमें सबसे आपको पहला नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आपको महाराष्ट्र के नासिक के आपको महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। और महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलते हुए महाराष्ट्र से बहती हुई तेलंगाना में बहती है, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, से आंध्र प्रदेश से ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर पे आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है आपको कोयना नदी। कौन सा नदी? कोयना नदी, ये भी महाबलेश्वर से निकलती है। तीसरा आपको याद रखना है आपको वेन्ना नदी। कौन सा? कोयना वेन्ना, ठीक है, तीसरा नदी। चौथा आपको याद रखना है सावित्री नदी। कौन सी? सावित्री नदी याद रखना है। और आपको पांचवा याद रखना है गायत्री नदी। कौन सी? गायत्री नदी। ये पांचों ऐसे नदियां हैं जो कि महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद देखिए ये ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया। ऑप्शन ए में दिया गोदावरी, ऑप्शन बी में कृष्णा, ऑप्शन सी में कोयना, ऑप्शन डी में सावित्री। बताइए इन चारों नाम में से अभी हमने किसका नाम नहीं बताया?
गोदावरी का नहीं बताया। गोदावरी जो है ना, ये महाराष्ट्र में ही नासिक के पास ही त्र्यंबकम नामक पहाड़ी है, जहां से यह नदी निकलती है। यहाँ से यह नदी निकलती है और पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपको गोदावरी नदी है। उसके बाद के दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर। याद रखेंगे इस सब बात को। पांचों हमने बताया। अब जो भी आपसे पूछा जाएगा, जब अलग अलग क्वेश्चन में अलग पूछा जाएगा, तो आप इस बात को याद रखेंगे, लिख लेंगे। आइए 35 नंबर, हरियाली योजना का संबंध किससे है? हरियाली योजना का संबंध देखिए जल प्रबंधन से है। यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हरियाली योजना का संबंध किससे है? पहले आपको यहाँ याद रखना है, जल प्रबंधन से। किससे? जल प्रबंधन से। और यह किस वर्ष आरंभ हुआ था? यह 2003 में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परियोजना से हिमाचल प्रदेश लाभान्वित नहीं है? देखिए ऑप्शन ए में दिया पोंग बांध परियोजना। देखिए पोंग बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर है, तो बिल्कुल इससे हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होंगे। ऑप्शन बी में सुइल नदी। सुइल नदी जो है आपको सुइल नदी परियोजना जो है ना, सुइल नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, और इससे जो है लाभान्वित हिमाचल प्रदेश होता है। सी नंबर में देखिए किसाऊ परियोजना। किसाऊ परियोजना भी आपको हिमाचल प्रदेश में और टॉन्स नदी पर है, इससे हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होते हैं। डी नंबर में देखिए रामगंगा नेशनल रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, और इससे जो है ना आपको मुख्य तौर पर लाभान्वित उत्तराखंड राज्य होते हैं। कौन होते हैं? उत्तराखंड। अभी जिम कार्बेट का नाम बदलकर, जिसका निर्माण आपको जो 1936 ईस्वी में किया गया था, इसी का नाम बदलकर अभी रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, आपको 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। जब हम ज्योग्राफी का आपको पढ़ा रहे थे, तो उस टाइम हमने जूट के बारे में भी बताया था, और आपको आपको कपास के बारे में भी बताया था। कपास के बारे में हमने ये बताया था, व्हाइट गोल्डन यानी सफेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को। वहीं जूट के बारे में बताया था, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, भारत की स्वर्णिम तंतु जूट को कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का स्वर्णिम तंतु किसे कहा जाता है? क्या बोलना है? जूट बोलना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर। भदावरी किस पशु का नस्ल है? भदावरी हो गया, मुर्रा हो गया, मेहसाना हो गया, ये तीनों का तीनों आपको भैंस का नस्ल है। तो यहाँ भदावरी पूछा जा रहा है, क्या बोलना है? भैंस बोलना है। ऑप्शन सी सही आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? केरल किस खनिज के लिए? इसका भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, और हमने बताया था ये दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। केरल अगर जब पूछा जाएगा, मुख्य तौर पर ये थोरियम का उत्पादन करता है। किसका? थोरियम का। और उसके बाद मोनाजाइट भी करता है। यहाँ ऑप्शन में देखिए थोरियम मोनाजाइट दोनों दिया, और ऑप्शन डी में दिया ए तथा बी। तो आप ए तथा बी मारिए सही। अगर जहाँ कोई एक देता तो आप थोरियम के बारे में आप केरल मारते। वहीं ऑप्शन सी में दिया मैग्नीज। मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन आपको उड़ीसा राज्य करता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आइए 40 नंबर, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत को उसके क्षमता के अनुसार सही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? आरोही होता है आपको क्या? बढ़ते क्रम। आरोही बढ़ते क्रम, अवरोही घटते क्रम। अवरोही क्या होता है? घटते। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, उसके बाद आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया ऑप्शन ए में दिया है आपको जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा के द्वारा जो 12% प्राप्त किया जाता है। कितना? 12%। 2 नंबर में दिया नवीकरणीय ऊर्जा, इसके द्वारा 24%। कोयला दिया है 3 नंबर में, इसके द्वारा 54%। कितना? 54। 4 में दिया प्राकृतिक गैस, इसके द्वारा 6%। 5 में दिया तेल, तेल से मात्र 1% प्राप्त किया जाता है। तो इसको सजाइए, तो पहले क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 2 1 4 और 5। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। एक्स्ट्रा इसमें 6 लगा दिया है, 6 दिया ही नहीं, तो 6 को काट लीजिए हर एक ऑप्शन से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, 3 2 1 4 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 41 नंबर, बिहार स्थित डालमिया नगर प्रसिद्ध है। देखिए बिहार में एक जिला है रोहतास जिला, जहाँ पे जो है आपको सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, और डालमिया सीमेंट के लिए ही प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, सीमेंट। आइए 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस जगह अनुसूचित जाति का निवास नहीं होता? शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट का निवास जो है ना आपको नागालैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों जगह जो है ना आपको एसटी जनजाति निवास नहीं करती है। सही बात है, तो आ गया आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, आइए 43 नंबर, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिए 44 नंबर में गिब्सन मरुस्थल। देखिए गिब्सन मरुस्थल हो गया, ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, सॉरी ग्रेट विक्टोरिया हो गया मरुस्थल, ये दोनों आपको ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए
सॉरी 45 नंबर क्वेश्चन, आर्कटिक वृत्त है विषुवत रेखा। देखिए हम जब ज्योग्राफी पढ़ाते उस टाइम हमने बताया था कि पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको कि इक्वेटर कहते हैं या फिर आपको विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के ऊपर जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव, नीचे आएंगे तो दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री से थोड़ा नीचे आएंगे तो 66.5 डिग्री पर। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ना, उत्तरी अक्षांश को जो है ना आप आर्कटिक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्कटिक रेखा। देखिए उत्तर, देखिए ये हुआ विषुवत रेखा, बताइए उत्तर विषुवत रेखा के ऊपर है या फिर नीचे है? ऊपर है। अभी जस्ट हमने बताया 66.5 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा कहते हैं। तो उत्तर में हो गया, किसमें? उत्तर में। तो यही यहाँ पूछा जाता है आर्कटिक वृत्त विषुवत रेखा के किधर है, उत्तर या दक्षिण में? उत्तर में। ऑप्शन सी सही आंसर। ठीक है, वही अगर जहाँ दक्षिण में पूछा जाएगा तो अंटार्कटिका। कौन? अंटार्कटिका। ठीक है, आइए 46 नंबर, द स्ट्रगल इन माई लाइफ किनकी रचना है? तो ये नेल्सन मंडेला की रचना है। किसकी है? नेल्सन मंडेला, जिसको कि अफ्रीकी गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, आइए बी नंबर सही हो। 47 नंबर, गोल्डन थ्रेस होल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सरोजिनी नायडू, जिसने कि 1925 के कानपुर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पहली भारतीय महिला थी अध्यक्षता करने वाली। 3 महिला थी, जिसमें 1916 में आपको एनी बेसेंट हो गया, 25 में आपको सरोजिनी नायडू हो गया, 1933 में और एक महिला, 3 महिला टोटल थी। तो याद रखेंगे इस बात को। देखिए आप 48 नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में हमने बहुत कुछ बताया था आपको ज्योग्राफी में। देखिए नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? देखिए नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में। हरित क्रांति के विश्व में अगर जहाँ जनक पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग है, वहीं भारत में पूछा जाएगा तो एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, और उसके बाद देखिए नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार का पहली बार जो है ना शुरुआत 1972 में हुआ था। उसके बाद कह रहा है प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला जो है ना आपको 1997 ईस्वी में अमृता पटेल को मिला था। किसको मिला था? अमृता पटेल को 1997 ईस्वी में डेयरी विकास के लिए मिला था। किसमें? डेयरी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इनको दिया गया था। ऑप्शन डी सही है। ये 49 नंबर, देखिए 49 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बात को याद रखेंगे। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए हमने इससे पहले भी ये क्वेश्चन था। ओलंपिक खेल में अगर जहाँ बोला जाएगा महिलाओं ने सर्वप्रथम भाग लेना ओलंपिक खेल में कब प्रारंभ किया, तो 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने पहली बार भाग लेना प्रारंभ किया। और जानते हैं भारत की प्रथम महिला आपको जो है ना, भारत की प्रथम महिला जो थी आपको मेरी लीला राव थी, जिन्होंने 1956 ईस्वी में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन ओलंपिक खेल में भाग लिया था। ये धावक थी। तो यहाँ कह क्या रहा है, देखिए ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला। देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन अधूरा है। प्रथम महिला यानी आपको विश्व के बारे में भी दिया जा सकता है, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाइए कि विश्व में जो है ना प्रथम महिला जो भाग ली थी 1900 ईस्वी में पेरिस में, उनका नाम था आपको जो कि स्विट्जरलैंड की थी, हेलेना डी पोर्टालेस। क्या था? हेलेना डी पोर्टालेस थी, विश्व की प्रथम महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था 1900 ईस्वी में पेरिस के ओलंपिक में भाग लिया। तो वहीं भारत ने जो है ना भारत की प्रथम महिला आपको यहाँ पे दिया हुआ है नाम मेरी लीला राव, जिन्होंने 1956 के ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में भाग लिया था। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी में मेरी कॉम, ऑप्शन सी में पीवी सिंधु, ऑप्शन डी में साइना नेहवाल। तो बताइए यहाँ कंफ्यूजन का बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ के जो प्रथम महिला थी उसका नाम ही नहीं दिया गया, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेरी लीला राव। वही अगर जहाँ विश्व में पूछा जाएगा तो क्या बोलना है? हेलेना डी पोर्टालेस बोलना है, जो कि स्विट्जरलैंड की रहने वाली 1900 के पेरिस ओलंपिक में प्रथम महिला थी, जिन्होंने विश्व की प्रथम महिला थी। इस बात को याद रखना। अब देखिए 50 नंबर, भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे? देखिए भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश अगर जहाँ बोला जाएगा तो हीरालाल जयकनिया थे। कौन थे? हीरालाल जयकनिया। वहीं अगर जब वर्तमान में पूछा जाएगा 50वें क्रम का डी.वाई. चंद्रचूड़ है। ठीक है, उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। कलकत्ता में 1774 ईस्वी में हुआ था। स्थापना के समय इसमें 4 न्यायाधीश थे। इसमें एक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एमपीजी, 3 अन्य न्यायाधीश थे हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर थे। इन सभी बात को याद रखना है। तो बहुत आज ज़्यादा लेट हो गया, तो आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।